दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। आज जो है वो हम लोग इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं, जिनमें आज मैंने आपका हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल और बौद्ध धर्म 3 टॉपिक लिए हैं। अब हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जो है वो टॉपिक वाइज ही आपकी प्रैक्टिस कराई जाए, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करके आपके सारे टॉपिक जो हैं वो एक साथ क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में आप सारी PDF लेकर उनको एक साथ अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो है पहले सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है आज का हम लोग पहला प्रश्न अपना ले रहे हैं। तो देखिए, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी जो कि ये मोहनजोदड़ो शहर है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है। ठीक है, ए ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, बी ऑप्शन है आद्य ऐतिहासिक युग, सी ऑप्शन है ऐतिहासिक युग या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि जो सिंधु सभ्यता है वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले तो जो प्रागैतिहासिक युग है यह किससे संबंधित है। देखो, प्रागैतिहासिक युग होता क्या है, तो जिसका कोई भी लिखित साक्ष्य ना मिले, मतलब जिसका लिखित साक्ष्य ना हो। ठीक है, जिसका लिखित साक्ष्य ना हो वो क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक युग। तो प्रागैतिहासिक युग में कौन सा आता है, पाषाण काल। क्या आता है आपका, पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। ठीक है, ताम्रपाषाण काल। और जो आद्य ऐतिहासिक युग होता है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है कि जिसके लिखित साक्ष्य प्राप्त हो लेकिन उसे पढ़ा ना जा सके। ठीक है, जिसके लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हैं लेकिन उसको पढ़ा ना जा सके, वो कौन सा हो जाएगा, आद्य ऐतिहासिक युग। इसमें कौन आता है, तो अपनी हड़प्पा सभ्यता। कौन आएगा, हड़प्पा सभ्यता। और ऐतिहासिक युग क्या होता है कि जिस काल में लिखा हो, ठीक है, और उसे पढ़ा भी गया हो, जैसे कि उत्तर वैदिक युग से आज तक। ठीक है, उत्तर वैदिक युग से आज तक जो है वो कैसा है, आद्य ऐतिहासिक युग है। तो पहले प्रश्न का आपका सी आंसर सही हो जाए, बी आंसर सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर में सड़कें जो थीं वो पक्की ईंटों की बनी होती थी। ए ऑप्शन है आपके पास में मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है कालीबंगा, सी ऑप्शन है रंगपुर और डी ऑप्शन है धौलावीरा। तो सबसे पहले आप लोग बताइएगा कि जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। किसने, राखल दास बनर्जी ने। कालीबंगा की खोज किसने की थी, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष और ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल। रंगपुर की खोज किसने की थी, SR राव ने। किसने, SR राव ने। और धौलावीरा की खोज बताइएगा किसने की है, धौलावीरा की खोज किसने की है बताइएगा जल्दी से। और जो धौलावीरा की खोज किसने की थी, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। ठीक है, किसने की, रविंद्र सिंह बिष्ट ने की। ठीक है, तो किस शहर में सड़कें जो थीं वो पक्की ईंटों की बनी होती थी, तो मोहनजोदड़ो में। कहाँ पर, मोहनजोदड़ो में जो थी वो सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। बाकी सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल थे उनमें जो सड़कें होती थी वो कच्ची ईंटों की बनी होती थी, लेकिन मोहनजोदड़ो एक अपवाद स्वरूप शहर था जिसमें सड़कें जो थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। और कालीबंगा में जो मकान थे वो कच्ची ईंटों के बने थे। कैसे, मकान कैसे बने थे, कच्ची ईंटों के बने थे। बाकी सारे शहरों में मकान कैसे बने थे, पक्की ईंटों के बने थे, लेकिन कालीबंगा कैसा था, जहाँ कच्ची ईंटों के मकान बने थे। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का क्या आंसर सही हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिले हैं। तो सबसे पहले मोहनजोदड़ो की स्थिति पाकिस्तान। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। किस नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर, सिंधु नदी के किनारे। यहाँ से हमको क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। क्या मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला है, महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाला पुजारी, ठीक है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति कहाँ मिली है? तो आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। चमकता हुआ बंदर, ठीक है, ये सब कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ जल निकासन प्रणाली का अभाव पाया गया है? ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है मांडा, सी ऑप्शन है कालीबंगा और डी ऑप्शन है बनावली। ठीक है, बताइएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो जो आपका लोथल है, ठीक है, लोथल में बताइएगा। देखो लोथल में क्या होता था कि जो सड़कें, जो मुख्य खिड़की दरवाजे होते थे, क्या होते थे? मुख्य खिड़की दरवाजे सड़क की तरफ खुलते थे। किधर? सड़क की तरफ खुलते थे। ठीक है, बाकी आप लोग बताइएगा लोथल कहाँ पर है? तो लोथल आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। ठीक है, किस नदी के किनारे है लोथल? तो लोथल आपका किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, मांडा, मांडा आपका कहाँ पर पड़ता है? जल्दी से बताइएगा। तो मांडा आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? तो चिनाब नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे। कालीबंगा के बारे में मैंने अभी बताया है। ठीक है, तो कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। और कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछा है कि वह स्थल जहाँ जल निकासन प्रणाली का अभाव पाया गया वो कहाँ पर है? बनावली। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कहाँ पर? बनावली। और बनावली आपका कहाँ पर पड़ता है? जल्दी से बताइएगा, बनावली कहाँ पर है? तो हिसार। कहाँ पर? हिसार। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। और इसकी खोज किसने की थी बनावली की? तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। किसने? रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। और बनावली जो है वो किस नदी के किनारे है? तो सरस्वती नदी के किनारे है। ठीक है, सरस्वती नदी के किनारे है। तो तीसरे प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न हम लोग लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण देवता थे। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है मातृ देवी और डी ऑप्शन है पशुपति। तो कौन से प्रमुख देवता थे? देखो मातृ देवी की तो ये पूजा करते थे। ठीक है, यह आपसे पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था? तो कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। ठीक है, और जो पशुपति थे ये इनकी पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। महत्वपूर्ण देवता कौन थे? पशुपति थे। इनकी तुलना किससे की जाती है? भगवान शंकर से की जाती है। तो चौथे प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में निम्न में से किस पशु के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं? ए ऑप्शन है बैल, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है चीता और डी ऑप्शन है शेर। तो बताइएगा जल्दी से कि किस पशु के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। देखो बैल तो इनका फेवरेट पशु था, कुबड़ वाला बैल। ठीक है, और महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो महत्वपूर्ण वृक्ष जो था वो पीपल था। कौन सा था? पीपल था। हाथी के भी साक्ष्य प्राप्त भी हुए हैं, चीता के भी प्राप्त हुए हैं, क्योंकि आपने देखा होगा 3 मुख वाले पशुपति देवता की मूर्ति मिली थी जिसमें हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। ठीक है, हाथी, चीता, गेंडा और भैंसा, ठीक है, इनके चित्र मिले थे। लेकिन शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। किसके? शेर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, अगर ऑप्शन में शेर नहीं है और कहीं गाय भी है तो गाय के भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। किसके? गाय और शेर, इन दो के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए थे। लेकिन सर्वाधिक प्रश्न आपसे शेर वाला ही पूछा जाता है, तो शेर के साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। तो पांचवें प्रश्न का डी आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की खोज किसने की? ए ऑप्शन है राखलदास बनर्जी ने, बी ऑप्शन है दयाराम साहनी ने, सी ऑप्शन है श्री रंगनाथ राव ने और डी ऑप्शन है जगपति जोशी ने। तो जल्दी से बताइएगा कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको, राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। किसकी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और जो दयाराम साहनी हैं इन्होंने किसकी खोज की? हड़प्पा की। कब? 1922 में। हड़प्पा कहाँ पर है? रावी नदी के किनारे। कहाँ पर? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर। श्री रंगनाथ राव ने किसकी खोज की थी? लोथल की थी। किसकी? लोथल की खोज की थी। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। किसके? भोगवा नदी के किनारे। और यह क्या था? एक प्रसिद्ध
बंदरगाह था। कैसा स्थल था? बंदरगाह स्थल था। ठीक है। और जो आपके जगपति जोशी थे, इन्होंने किसकी खोज की थी बताइएगा जल्दी से। तो जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की थी। किसकी? सुरकोटदा जो शहर था, इसकी खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने की थी। और जो सुरकोटदा था, ठीक है, सुरकोटदा जो था यह किस नदी के किनारे है? जगपति जोशी ने सुरकोटदा की खोज की। किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। और यहाँ से कौन कौन से हमको साक्ष्य मिले थे? तो घोड़े के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, घोड़े के साक्ष्य मिले थे। और कलश समाधान। क्या? कलश समाधान। ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। छठे प्रश्न का बी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है। ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है बनावली, सी ऑप्शन है रंगपुर, डी ऑप्शन है रोपड़। बताइएगा जल्दी से कि किसने कहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो देखो लोथल से आपको क्या क्या मिला था, मैंने अभी बताया था। गोदीवाड़ा। ठीक है, गोदीवाड़ा। ठीक है, और क्या मिला है? नाव बनाने का कारखाना। नाव बनाने का कारखाना मिला है। ठीक है, कहाँ से? लोथल से मिला है आपका। ठीक है। इसके बाद में आपसे पूछा है बनावली। बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने सतलज नदी के किनारे। यहाँ पर क्या मिला है? उत्तम किस्म के जौ। क्या मिला है? उत्तम किस्म के जौ। ठीक है। और यहाँ पर क्या मिला है? मिट्टी का हल। मिट्टी का हल। और यहाँ पर क्या मिला है? बैलगाड़ी के पहिए के निशान। बैलगाड़ी के पहिए के निशान कहाँ से मिले हैं आपके? बनावली से मिले हैं। और जो धान की भूसी के साक्ष्य हैं वो कहाँ से मिले हैं आपको? रंगपुर से। कहाँ से? रंगपुर से मिले हैं। और जो रंगपुर है, रंगपुर की खोज किसने की? माधव स्वरूप वत्स ने। किसने की? माधव स्वरूप वत्स ने की। ठीक है। कहीं कहीं एस आर राव भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा? एस आर राव भी लिखा मिलेगा। रंगपुर कहाँ पर है? सौराष्ट्र मतलब गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। अच्छा, जो आपका रोपड़ था, रोपड़ की खोज किसने की? ब्रजवासी लाल ने। किसने की? ब्रजवासी लाल व यज्ञदत्त शर्मा ने। यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ से हमको क्या मिले थे? मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य और तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, ये रोपड़ से साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो धान की भूसी के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? रंगपुर से मिले हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आपका 7वें प्रश्न का सी आंसर सही है। 8वां प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आलमगीरपुर जो था वो हिंडन नदी के किनारे था। कहाँ पर? हिंडन नदी के किनारे था। और यह कैसा स्थल था? सबसे पूर्वी स्थल था। कैसा? सबसे पूर्वी स्थल था। और इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने। किसने? यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। और आलमगीरपुर कहाँ पर है? तो मेरठ में है। मांडा आपका कैसा स्थल था? सबसे ज़्यादा उत्तरी था। कैसा था? उत्तरी था। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। खोज किसने की थी इसकी? जगपति जोशी ने की थी। शुद्ध कांगेडोर आपका कहाँ पर है? बलूचिस्तान। पहली बात तो ये कैसा स्थल है? सबसे पश्चिमी स्थल है। शुद्ध कांगेडोर कैसा स्थल था? सबसे पश्चिमी स्थल था। कहाँ पर है? बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक है, और किस नदी के किनारे था? तो दास्क नदी के किनारे था। किसके? दास्क नदी के किनारे था। ठीक है, और जो आपका दैमाबाद है, तो दैमाबाद आपका कैसा था? सबसे दक्षिणी स्थल था। कैसा था? सबसे दक्षिणी स्थल था। किस नदी के किनारे? प्रवरा नदी के किनारे। किसके? प्रवरा नदी के किनारे। और दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। तो सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल हिंडन नदी के किनारे स्थित था? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आलमगीरपुर। ठीक है, 8वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल आपका सही है। चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं वैदिक काल। ठीक है, क्या? वैदिक युग। वैदिक युग में पहला प्रश्न है
कि वैदिक काल में दुहिता शब्द के किसके लिए प्रयोग होता था। प्रश्न है कि वैदिक काल में दुहिता शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग होता था। ए ऑप्शन है हल से बनी नालियाँ, बी ऑप्शन है पुत्री, सी ऑप्शन है गाय और डी ऑप्शन है आपका अनाज। तो देखिए, हल से बनी नालियों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? सीता। क्या होता था? सीता। पुत्री के लिए क्या होता था? दुहिता। नवे प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। गाय के लिए अगन्या। कौन सा शब्द प्रयोग होता था? अगन्या। और अनाज जो था, अनाज के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था? धान्य। कौन सा शब्द प्रयोग होता था? धान्य। तो नवे प्रश्न का कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। ए 10वां मंडल, बी ऑप्शन है 9वां मंडल, सी ऑप्शन है 7वां मंडल और डी ऑप्शन है आपका 3रा मंडल। तो बताइएगा कौन सा सोम देवता को समर्पित था। देखिए, जो 10वां मंडल था इसमें पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। किसका वर्णन है? वर्ण व्यवस्था का। ठीक है। जो 9वां मंडल है या किसको समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। किसको? स्वर्ण देवता को समर्पित है। तो 10वें प्रश्न का आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 7वें मंडल में क्या था? दशराग युद्ध। किसका? दशराग युद्ध का वर्णन है। और ये दशराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? परुष्णी नदी। कौन सी नदी था? परुष्णी नदी। और जो 3रा मंडल था इसमें क्या था? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। किसने रचना की? विश्वामित्र ने। तो 10वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है। ए ऑप्शन है अच्छपाद गौतम, बी ऑप्शन है पतंजलि, सी ऑप्शन है जैमिनी और डी ऑप्शन है कपिल मुनि। बताइएगा किसने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया। तो देखिए, अच्छपाद गौतम ने किसका किया था? न्याय दर्शन। किसका? न्याय दर्शन। पतंजलि ने योग दर्शन। कौन सा किया? योग दर्शन। जैमिनी ने कौन सा किया? पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा। और जो कपिल मुनि थे इन्होंने किसका प्रतिपादन किया था? सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो 11वें प्रश्न का आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है। ए ऑप्शन है बृहस्पति, बी ऑप्शन है विश्वामित्र, सी ऑप्शन है वशिष्ठ और डी ऑप्शन है परीक्षित। तो 12वें प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है। ठीक है। बृहस्पति को माना जाता है, विश्वामित्र को माना जाता है, वशिष्ठ को माना जाता है या परीक्षित को माना जाता है। तो जो वैदिक देवताओं के पुरोहित थे वो कौन थे आपके? बृहस्पति थे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन थे? बृहस्पति थे। विश्वामित्र ने क्या किया था? गायत्री मंत्र की रचना की थी। किसकी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? आपके विश्वामित्र ने की थी। ठीक है। और राजा परीक्षित का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ठीक है। राजा परीक्षित की 2 पुत्रियां बताई गई हैं, सभा और समिति। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। ए ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में, बी ऑप्शन है गौपत ब्राह्मण ग्रंथ में, सी ऑप्शन है पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में या डी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। तो तब तक आप लोग आंसर बताइएगा, तब तक हम बताते हैं कि जो ऐत्रेय है वो किस वेद का ग्रंथ है? ऋग्वेद का है। गौपत किसका है? तो गौपत आपका है अथर्ववेद का है। अथर्ववेद का है। पंचविश किसका है? सामवेद का है। किसका है? सामवेद का है। और जो आपका शतपथ है ये किसका है? यजुर्वेद का है। किसका है? यजुर्वेद का है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, यजुर्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद में अथर्ववेद। जादू टोना वाला कौन सा है? अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद में क्या है? बंगाली बाबा टोने टटके। ठीक है। बस पे लगे देखे होंगे आप, छुटकारा पाएँ। ठीक है। सामवेद ये कैसा था? भारतीय संगीत का जनक। किसका? भारतीय संगीत का जनक किसको कहा जाता है? सामवेद को। और यजुर्वेद में क्या है? इसमें
जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें क्या मिलता है आपका पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। 13वें प्रश्न का आपका डी आंसर सही हो जाएगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। 14वां प्रश्न है कि सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। ए ऑप्शन है कठोपनिषद, बी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, सी ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद और डी ऑप्शन है जवालो उपनिषद। तो जो कठोपनिषद है इसमें क्या था, यम एवं नचिकेता का संवाद था। यम एवं नचिकेता, ठीक है, एक सेकंड, किसका था, यम एवं नचिकेता, नचिकेता का संवाद किसमें है आपका कठोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में से क्या लिया गया है आपका सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो 14वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। और जो बृहदारण्यक है इससे क्या लिया गया है आपका अस्तोमा सदगमे, अस्तोमा सदगमे वाक्य कहाँ से लिया गया है आपका बृहदारण्यक। और जो जवालो उपनिषद है इसमें किसका वर्णन मिलता है आश्रम व्यवस्था का, किसका, जो आश्रम व्यवस्था है, ठीक है, उसका वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जवालो उपनिषद में मिलता है। अच्छा एक चीज़ और भी है कि बृहदारण्यक उपनिषद जो है इसमें याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का भी संवाद मिलता है, एवं गार्गी, ठीक है, का संवाद, ठीक है, ये भी कहाँ मिलता है आपका बृहदारण्यक। और 14वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से ही सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है सामवेद और डी ऑप्शन है अथर्ववेद। चलिए तब तक आप लोग आंसर बताइएगा, तब तक मैं इनके उपवेद बता देता हूँ। ठीक है, क्या बता देता हूँ, उपवेद बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो अथर्ववेद है इसका उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। अथर्ववेद का उपवेद क्या है, शिल्पवेद है। सामवेद का क्या है आपका गंधर्ववेद है। कौन सा है, गंधर्ववेद है। यजुर्वेद का क्या है, धनुर्वेद है। क्या है, धनुर्वेद है। और ऋग्वेद से कौन सा संबंधित है, आयुर्वेद है। ठीक है, तो अब आप बता दीजिएगा सब। और आयुर्वेद के कौन है, प्रजापति। ठीक है, किसने लिखा है आयुर्वेद को, प्रजापति। धनुर्वेद विश्वामित्र, गंधर्ववेद नारद और शिल्पवेद विश्वकर्मा। कौन है, विश्वकर्मा। तो आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये मत लगा लेना कि आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 16वां प्रश्न है कि सामवेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था। ए ऑप्शन है उद्गाता, बी ऑप्शन है ब्रह्म, सी ऑप्शन है अधर्व और डी ऑप्शन है होत्र। तो बताइएगा जो सामवेद के पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था। तो सामवेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। 16वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रह्म। ठीक है, ये किसको कहा जाता था, तो ये जो अथर्ववेद के जो पुरोहित होते थे उनको क्या कहा जाता था, ब्रह्म कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था, अधर्व्यु कहा जाता था। और ऋग्वेद के पुरोहितों को क्या कहा जाता था, तो आपके होत्र कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था, होत्र कहा जाता था। ऐसे भी लिखा मिल सकता है आपका। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध। ठीक है, मतलब बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म पर सबसे पहले कैसा था, अनीश्वरवाद में मानता था, अनात्मवाद को मानता था, कर्मवाद तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता था, निर्वाण तथा मध्यम मार्ग में विश्वास रखता था। और गौतम बुद्ध ने 10 शील दिए थे। तो पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी। ए ऑप्शन है शाक्य, बी ऑप्शन है कोलीय, सी ऑप्शन है बज्जी और डी ऑप्शन है लिच्छवी। तो बताइएगा किस वंश से संबंधित थी। तो देखिए इनके पिताजी जो थे जिनका नाम क्या था, शुद्धोधन। क्या नाम था, शुद्धोधन। वो किस वंश से संबंधित थे आपके, शाक्य से। माता कौन थी, महामाया। किस वंश से संबंधित थी,
कोलीय वंश से संबंधित थी। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो था वो कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइएगा। कपिल वस्तु के लुम्बिनी पे, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है। कब हुआ था, जल्दी से बताइएगा। 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लालन पालन किसने किया था? मौसी ने, जिनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। पत्नी का नाम क्या था इनकी? यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। ठीक है। या इनका और भी नाम मिलता है, बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ठीक है। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 17वें प्रश्न का बी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 18वां प्रश्न कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन है बोधगया, सी ऑप्शन है ऋषिपत्तनम और डी ऑप्शन है श्रावस्ती। देखो, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए। क्या दिए? सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। और श्रावस्ती किस देश की राजधानी थी? तो कौशल देश की राजधानी थी। ठीक है। ऋषिपत्तनम में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कहाँ पर? ऋषिपत्तनम में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सारनाथ। बोधगया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्या हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और लुम्बिनी में क्या हुआ? इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ? जन्म हुआ। तो 18वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 18वें प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई थी? ए ऑप्शन है राजगृह, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन है सारनाथ। तो बताइएगा कि बौद्ध द्वारा स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी गई थी? तो कहाँ दी गई थी? वैशाली के अंदर। कहाँ पर? वैशाली में। और पहली महिला शिष्या कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी। कौन थी? महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। तो 19वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? ए ऑप्शन है वैशाली, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है कुंडलवन, डी ऑप्शन है राजगृह। तो बताइएगा बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? ठीक है। देखो, कुशीनगर में उनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि कुशीनगर में ही इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु व्यतीत की। कहाँ व्यतीत की? वैशाली के अंदर। हाँ, तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? आपकी वैशाली के अंदर व्यतीत की। कुशीनगर में क्या हुई? मृत्यु हुई। और जो आपका कुंडलवन था, यह किस लिए फेमस था बताइएगा? कुंडलवन में क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। क्या हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। और राजगृह में प्रथम हुई थी। कौन सी हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है। तो 20वें प्रश्न का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? ए ऑप्शन है वसुमित्र, बी ऑप्शन है मोगलीपुत्र तिस्य, सी ऑप्शन है सावक मीर और डी ऑप्शन है महाकश्यप। तो बताइएगा कि तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो सबसे पहले देखो, आपकी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो कहाँ हुई थी? फर्स्ट बौद्ध संगीति राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। किसके? अजातशत्रु के। सेकेंड कहाँ हुई थी? सेकेंड आपकी कहाँ हुई थी? वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। राजा कौन था? कालाशोक। कौन था? कालाशोक। तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी आपकी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में। राजा कौन था आपका? अशोक। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी आपकी? कुंडलवन, कश्मीर में। राजा कौन था तब? कनिष्क। कौन राजा था? कनिष्क। और बौद्ध धर्म की अध्यक्षता किसने की थी, या इन समितियों की अध्यक्षता किसने की थी? तो देखिए,
जो तृतीय बौद्ध संगीति थी इसका अध्यक्ष कौन था? तो मोगलीपुत्र तिस्य था। कौन था? मोगलीपुत्र तिस्य था। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और जो महाकश्यप था ये पहली बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। सावक मीर जो था वो सेकंड बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और वसुमित्र जो था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। किसका? फोर्थ वाली का अध्यक्ष था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही जो था बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। तो 21वें प्रश्न का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोगलीपुत्र तिस्य जो था वो तृतीय बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे लिए 22वां कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लद्दाख, बी ऑप्शन है सिक्किम, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा आप लोग कहाँ पर है और उसका नाम क्या है। रात के 10 बजे आप सभी के लिए हिंदी की क्लास है, तो रात के 10 बजे आप सभी लोग हिंदी की क्लास में भी जुड़ना ना भूलिएगा और वीडियो को आप सभी लोग शेयर करते रहिएगा। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि प्रश्नों का स्तर कैसा था, किस तरीके के प्रश्न आपको लग रहे हैं कि प्रश्न सही हैं या नहीं सही हैं, या जो भी सुझाव हैं आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। नाम क्या है इसका? तवांग मठ। क्या नाम है इसका? तवांग मठ। ठीक है, तो 22वें प्रश्न का डी आंसर आपका बिल्कुल से सही है। 23वां प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेशों का संवादों का संकलन किसमें है? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा जो बुद्ध के उपदेश थे, ठीक है, उनके संवादों का संकलन जो था वो किसमें था? तो सुत्त पिटक में था। किसमें? सुत्त पिटक में। और बुद्ध के जो नियम थे, किसके जो नियम थे वो किसमें थे? विनय पिटक में थे। और जो दार्शनिक विचार थे वो किसमें थे? आपके दार्शनिक विचार किसमें थे? अभिधम्म पिटक में थे। सुत्त पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने की थी। किसने की? आनंद ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की थी? उपाली ने की थी। किसने की थी? उपाली ने की थी। तो 23वें प्रश्न का आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ? ए ऑप्शन है अजातशत्रु, बी ऑप्शन है कालाशोक, सी ऑप्शन है अशोक और डी ऑप्शन है कनिष्क। तो अजातशत्रु के साथ पहली बात तो अजातशत्रु किस वंश से संबंधित था? हर्यक वंश से। कालाशोक शिशुनाग वंश से। अशोक मौर्य वंश से। कनिष्क कुषाण वंश से। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किसके शासनकाल में प्राप्त हुआ था? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो 24वें प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर आपका डी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है और यह आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि इसी तरीके से आप लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस चाह रहे हैं या जैसे पहले चल रही थी मिक्स क्वेश्चन की, या आप उस तरीके से चाह रहे हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा, मैं उसी तरीके से आप लोगों के सुझाव पर क्लास शुरू कर दूंगा। तो बौद्धों की जो रामायण है जिसका नाम क्या है? बुद्धचरित, उसके रचनाकार कौन है? अश्वघोष। कौन है? अश्वघोष है। इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो नागार्जुन है इन्होंने किसका सिद्धांत दिया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था। मिलिंद ने किसकी रचना की थी? मिलिंद पाहो की रचना की थी। किसकी? मिलिंद पाहो की रचना की थी। ठीक है, ये आज के हमारे 25 प्रश्न थे। ठीक है, 25 प्रश्न आज के हमारे ये कंप्लीट हुए। उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को हम ये क्लास पसंद आ रही है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वीडियो को आप सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।